हमें आपसे साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल। हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ जानकारी साझा की है। ये जानकारी संबंधित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। तो इस टाइगर रिजर्व में जाकर के जब उन्होंने खोज की तो उन्हें बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों का पता चला जो जोड़ करके देखे जा रहे हैं बौद्धकालीन अवशेषों से। तो आज के इस डिस्कशन में हमारा टॉपिक इससे संबंधित है। जो टॉपिक में टाइटल लिया गया है वह है एएसआई की टीम को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या मिला। तो अब आप लोगों को उसके बारे में पता चल गया है कि क्या मिला, तो हम इस पर विस्तार से अभी चर्चा करते हैं। खबर आई है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज रीसेंट फाइंडिंग्स इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो हाल ही में इन्होंने खोजा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जाकर के इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है, किस तरह से इसको किस कालखंड से जोड़ करके हम देख सकते हैं, कौन कौन सी वो जगहें हैं। क्योंकि जैसे ही उन जगहों का नाम आपके सामने किसी परीक्षा में प्रश्न के रूप में आएगा तो फिर कंफ्यूजन हो सकती है। तो हालिया रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या खोजा गया है, खोज के क्या निष्कर्ष हैं, अन्य किस तरीके से इस खोज को आगे बढ़ाया जाएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर मौजूद है, कब इसकी स्थापना हुई, कब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इस खोज के क्या महत्व हैं, और एक छोटा सा विवाद इसी खोज के अंतर्गत हमें देखने को मिला है। इसके अंतर्गत एक प्रश्न भी शामिल करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर फैक्ट बेस्ड रहेगा। फैक्ट पर कोई भी सवाल इससे बन सकता है। जीएस पेपर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति दोनों से ही जुड़ेगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स के अंतर्गत भी कोई परीक्षा में इसको पूछा जा सकता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या कहें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 28 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि इन्होंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं को खोजा है और इन 26 बौद्ध गुफाओं के अलावा भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध काल और अन्य समय के अंतरालों से जोड़ करके देखे गए हैं। तो ये जो सर्वेक्षण है 20 मई से 26 जून के बीच किया गया था और इसके अंतर्गत पुरातत्वविद, पुरातत्व विश्लेषक, फोटोग्राफर और वन रक्षक टीमें भी शामिल थी। क्योंकि सर्वे एक टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ था, ऐसे में वन रक्षक टीमों का शामिल होना जाहिर सी बात है कि उनको भी होना जरूरी था ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा या फिर कोई और संभावना जो वन्यजीव वहां पर मौजूद है और इंसानों के साथ ना हो। तो लगभग 170 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र इसके अंतर्गत खोजा गया है और यहाँ पर एक जिक्र और मिलता है बघेल खंड का, क्योंकि यह जो क्षेत्र है बघेल खंड के पठार से संबंधित है। तो मैप में पहले हम बघेल खंड के पठार को देख लें क्योंकि क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मध्य प्रदेश का अगर हम भौतिक स्वरूप देखें तो उसको अलग अलग पठारों के रूप में विभाजित किया गया है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है मध्य भारत का पठार, ठीक। इसी तरह यहाँ पर है मालवा का पठार, यहाँ पर नर्मदा घाटी, ठीक। यहाँ पर है माउंटेनियस रेंज ऑफ सतपुड़ा और मैकाल, ये वाला। और यहाँ पर फिर आता है ये वाला हिस्सा जो हम मार्क कर रहे हैं, ये है बघेल खंड का पठार। यहाँ पर है रीवा पन्ना का पठार और ये वाला हिस्सा ये है बुंदेलखंड का पठार, जिसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी लगता है। तो जो बघेल खंड का पठार मध्य प्रदेश के हिस्से में शामिल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उस हिस्से को अगर हम यहाँ मार्क करेंगे इस मैप में तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें शामिल है सिंगरौली, सीढ़ी, कटनी का कुछ क्षेत्र, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। और जो बांधव टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में आता है, उमरिया के पास वाला क्षेत्र। तो उसको अभी हम मैप में अलग से देख लेंगे। पहले ये देख लें कि इस खोज में मिला क्या क्या है। तो इस खोज में पहले तो 26 बौद्ध गुफाएं मिली हैं, ठीक, जो कि लगभग 2री से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बताई गई हैं, ठीक। इसके अलावा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अन्य पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चैत्य के आकार के इसमें जो अवशेष है उसमें दरवाजे हैं, पत्थर के बेड वाले रूम है, ठीक, यानी वहां पर पत्थर के बिस्तर लगे हुए हैं, एक तरीके से उसको लेटने के स्थान के रूप में बनाया गया था। इसके अलावा इसमें 26 मंदिर, 2 मठ, 2 स्तूप, 46 मूर्तियां मिली हैं। तो एक बहुत विशाल क्षेत्र में वैसे भी जो सर्वे है वो किया गया है, एक लंबे समय से किया जा रहा है और अभी इसका सर्वे अगले चरणों में भी किया जाएगा। तो अभी इतनी सारी चीजें मिली हैं, जैसे
26 टुकड़े, 19 जल निकायों के अवशेष, बौद्ध स्तंभ का एक टुकड़ा मिला है जिसमें लघु स्तूप नक्काशी की गई है। इसको बताया गया है कि दूसरी तीसरी शताब्दी से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा 24 ब्राह्मी शिलालेख मिले हैं जो कि दूसरी से 5वीं शताब्दी के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या है, तो इस इमेज में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि विजुअल्स देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें आपको दिख रहा है एक बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पर। ठीक, इस तरह से कुछ जो गुफाएं हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां कुछ इस तरह से हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ आकृतियां हैं। ठीक, यहाँ पर ये शिवलिंग के आकार की एक स्थिति दर्शाई गई है। यहाँ पर कुछ शिलालेख हैं, यहाँ पर एक मंदिर की आकृति है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ मिली हैं। इन खोजों में क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं इनको जान ले। तो जो बौद्ध गुफाएं हैं जो कि दूसरी से 5वीं शताब्दी के आसपास बताई गई हैं, वो औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं की समकालीन हो सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जो मंदिर है वो मंदिर कलचुरी काल से संबंधित हैं जो कि 9वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास रहे होंगे। जल निकाय जो खोजे हैं वो 2 से 15वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। ब्राह्मी शिलालेखों में जो नामों का वर्णन है, जो जिक्र है, उसमें कौशमी, मथुरा, पावता यानी पर्वत, वेजा, भरदा और सपतनायरिका के स्थानों का उल्लेख है। इसी तरह जो राजाओं के नाम इसमें वर्णित है उसमें कुछ नाम देख लें तो श्री भीमसेन, महाराजा पोथाश्री और भट्टदेव, इनका नाम इन अभिलेखों में शामिल है क्योंकि उस समय जो भी राजा महाराजा रहे होंगे उन्होंने फिर इस अभिलेखों को बनवाया होगा अपनी स्मृति के लिए या फिर अपने कुछ पूर्वजों की स्मृति के लिए, इसलिए कुछ पीढ़ियों के नाम इसमें दर्ज हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा जो अन्य अन्वेषण एएसआई के द्वारा किए जाने हैं उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। चूंकि जो वर्तमान अन्वेषण है वो एक लिमिटेड क्षेत्र तक सीमित था, तो एएसआई द्वारा वर्तमान अन्वेषण का ये पहला चरण था। ठीक, जिसका विस्तार कहाँ तक था, ताला रेंज तक। तो जो ताला रेंज है इसमें बहुत सारे अलग अलग रेंजेस का जिक्र आएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत, क्योंकि उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो ताला रेंज है वो वह क्षेत्र है जहां पर विशेष रूप से टाइगर मौजूद है। ठीक, तो इसको कवर किया है इन्होंने। इसके अलावा बांधवगढ़ वन, खितौली और मगधी की शेष श्रेणियों का सर्वेक्षण बाकी के चरणों में किया जाएगा। तो जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर लोकेटेड है इसको देखें। तो ये जो एरिया है उमरिया और कटनी वाला क्षेत्र, इसके पास में, इसके हम कहें पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर पूर्वी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र लगता है और ये वाला जो हिस्सा है ये फिर बांधवगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा इसे कह सकते हैं हम, उत्तर या कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सा कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कब घोषित हुआ टाइगर रिजर्व, उसके पहले क्या था, नेशनल पार्क था या क्या था? तो 1968 में इस क्षेत्र को एक नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, उसी नेशनल पार्क में फिर आगे जाकर के 1993 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। इन दो नामों में क्या अंतर हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। जी है, दोनों ही है। किसी क्षेत्र को किसी खास स्थिति में नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है, तो उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई हिस्सा विशेष रूप से किसी जीव के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पर हम बाघ की बात कर रहे हैं, तो फिर इस हिस्से को अलग से टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहले किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करेंगे उसके बाद ही वहां पर टाइगर रिजर्व बनाएंगे। किसी भी क्षेत्र को अलग से भी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है। कोई ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जो केवल नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कोई ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जो केवल टाइगर रिजर्व हो, ऐसा भी क्षेत्र हो सकता है जो दोनों ही नामों के साथ आए। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है हम इसे देख रहे हैं कि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, अब इसके पौराणिक हिस्सों को भी समझें। तो यहाँ पर जो नाम है बांधवगढ़, ठीक, तो बांधवगढ़ एक पौराणिक नाम है जहां पर बांधव और गढ़ दो शब्दों से मिलकर के यह बनता है। तो ऐसा माना गया है कि एक समय रामायण युग से इसको जोड़ करके देखते हैं कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के लिए फिर यहाँ पर एक किला बनवाया था, उसको बांधवगढ़ किले के रूप में भी यहाँ जानते हैं, और किला वहां पर मौजूद भी है ताकि यहाँ से लंका को देखा जा सके, लंका के क्षेत्र को एक नजर डाली जा सके। तो यहाँ पर बांधव का मतलब है भाई से और गढ़ का मतलब है किला, इसीलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसका जिक्र मिलता है नारद पंचरत्न और शिव संहिता पुराणों में भी इसका उल्लेख है।
इस क्षेत्र में पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, नदियां, दलदल और घास के मैदान भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर बाघ के अलावा अन्य जो स्तनधारी जानवर हैं उनकी 34 प्रजातियां लगभग मौजूद हैं। इसी तरह पक्षियों की लगभग 260 प्रजातियां और तितलियों की 70 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। तो ये कुछ विशेषता हो गई इस नेशनल पार्क की। अभी हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे ताला की, तो एक तरह का एंट्री पॉइंट है यहाँ पर आने के लिए। इसके अलावा इसमें जो प्रमुख है खितौली एंट्री पॉइंट और मगाधी एंट्री पॉइंट, बाकियों के नाम भी दिए हुए हैं लेकिन ये 3 प्रमुख रूप से जाने गए हैं। ठीक है, अब देखें कि इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व सबसे पहला तो यही है कि सभी अवशेष जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं उनका आधिकारिक रूप से दस्तावेजीकरण किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो अवशेष यहाँ मौजूद है पहली बार दिखाई पड़े हैं। इसके पहले भी इसको वहां पर आने जाने वाले लोग देख चुके हैं, लेकिन चूंकि आधिकारिक रूप से दर्ज ना होने की वजह से फिर इनकी स्थिति जो है प्रमाणिक रूप से सबके सामने नहीं आई थी। ऐसे में दस्तावेजीकरण करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें जो 35 मंदिर हैं, ठीक, तो इन मंदिरों की संख्या पहले कम थी। इसमें लगभग 25 से 26 इस खोज में जो मंदिर है वो ढूंढे गए हैं, तो अब संख्या 35 मंदिरों तक पहुंच गई है। इसी तरह जो गुफाएं हैं, गुफाओं की संख्या अभी तक 50 ज्ञात थी, अब बढ़कर 76 हो गई है। मूर्तियां भी कुछ और मिली हैं जो पहले 10-20 के आसपास थी, अब वो बढ़कर 56 हो गई हैं। पहली बार इसमें एक मन्नत स्तूप की सूचना मिली है कि ऐसी भी एक संरचना हो सकती है। ठीक, इसके अलावा इन दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में और वीडियोग्राफी के माध्यम से भी संरक्षित किया गया है। और जो शिलालेख हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि शिलालेख में जो जानकारी है वो उस समय की वास्तुकला के बारे में हमें जानकारी देती है, क्योंकि पता नहीं होता कि वो जो स्थितियां मिल रही हैं, जो गुफाएं हैं, गुफाएं कब की हैं, गुफाओं में जो लिखा हुआ है कब का है। ऐसे में जो शिलालेख है उस समय के शासकों के बारे में भी जानकारी देता है, प्लस उस समय की परिस्थितियां या फिर बौद्ध अवशेष उस काल की जानकारी वहां से मिल जाती है। एक विवाद का हमने शुरू में जिक्र किया था कि क्या विवाद है, तो विवाद दरअसल इस क्षेत्र को खोजे जाने से संबंधित है। यानी कि एएसआई की टीम ने इसको खोजा है, ऐसा हमने शुरुआत में देखा, लेकिन एक दावा ये भी आता है कि एएसआई की टीम से पहले ही इसको एक प्रोफेसर और उनकी टीम ने खोज लिया था। उनका नाम है इतिहासकार नयनजोत लाहिड़ी, जो कि अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो उनके निष्कर्ष ऐसा माना गया है कि एएसआई से पहले के हैं। हालांकि एएसआई ने इनके निष्कर्षों को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। इनका जो सर्वेक्षण है मार्च 2021 से जून 2022 तक 4 चरणों में पूरा हुआ था। इनका कहना है कि इन्होंने भी सैटेलाइट, ड्रोन्स और बहुत सारी तकनीकों की मदद से फिर इस सर्वे को पूरा किया था। करंट साइंस में इन्होंने इसको प्रकाशित कराया था। इसका टाइटल था एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट एंड मैपिंग इट्स आर्कियोलॉजी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको बताने का मतलब यही है कि अगर ऐसा कोई दावे के बारे में चर्चा हो जाए, विवाद को लेकर के बात आए, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और ओवरऑल जो इसका महत्व है उस पर हमने चर्चा कर ली है। तो सवाल क्या बन सकता है, एक सवाल ले लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को वर्ष 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, टाइगर रिजर्व केवल नेशनल पार्क के भीतर ही अधिसूचित किए जा सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का आपको जवाब देना है। हमें बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।